डेढ़ घंटा कितना होता है? इतना ज्यादा कि देश की वित्त मंत्री साल भर का पूरा हिसाब किताब दे दें, और इतना छोटा भी कि जब बजट भाषण खत्म हो जाए तो लोगों को हैरानी हो, अरे इतना छोटा बजट भाषण। तो जब हम छोटे और बड़े की लकीर खींचते हैं तो सापेक्षता में देखते हैं, तुलनात्मक रूप से। उस लिहाज से इस बार का बजट 92 मिनट का था। माने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के करियर का सबसे छोटा अवधि के लिहाज से बजट। पन्नों के हिसाब से गिने तो A4 साइज के कुल 29 पन्ने, जिनमें 157 बिंदु। पिछले साल वो 1 घंटा 50 मिनट बोली थी और उसके पिछले साल तो 2 घंटा 40 मिनट बोली। इतना बोलने के बाद भी भाषण के 2 पन्ने बच गए थे, बीच में रुकना पड़ा था, तबीयत खराब होने लगी थी। तो भाषण छोटा रहे तो वित्त मंत्री और हम सब थोड़ी ही राहत में रहते हैं भाषण के लिहाज से। अंग्रेजी में इतना लंबा सुनते सुनते कई दफा लोग असहज भी हो जाते हैं, खास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें पारिभाषिक शब्दावलियों से परहेज है, जैसे हम। कहने का तात्पर्य ये कि भाषण के छोटे होने में और लल्लन टॉप शो का इंट्रो लंबा होने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर भाषण से इतर जो इबारत है, क्या उसमें देश की आवाम की उम्मीदों को जगह मिली? कैसा रहा इस बार का बजट? रेशा रेशा समझेंगे आज के लल्लन टॉप शो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। तो कैसा रहा इस बार का बजट? सरकार के लोगों से पूछेंगे तो हर बार की तरह ऐतिहासिक, विपक्ष से पूछेंगे तो उम्मीद तोड़ने वाला, और इतिहास का सबसे खराब। सुबह से ऐसे बयान आप न्यूज चैनलों पर सुन रहे होंगे। एक फिक्स टेम्पलेट है, पर अच्छे और खराब के बीच के ये जो ध्रुव हैं, इनके बीच में कहीं सच्चाई है, और वो सच्चाई है बजट भाषण के डिटेल्स में। अब ये जो बीच में कहीं डिटेल्स में सच्चाई है, उसे सुनकर हमारे शो राइटर सुरेश को जर्मनी की एक पुरानी कहावत याद आ गई। क्या है कहावत? दे लिबा गोट स्टेक्ट इम डिटाइल। ऐसा ही कुछ उच्चारण। हमको जर्मन ज्यादा नहीं आती है, JNU के सतलज हॉस्टल वाले मित्रों से पूछा, इस कहावत को अंग्रेजी में कैसे बयान करेंगे? डेविल लाइज इन द डिटेल्स। भाव ये कि कोई शैतान है या देवता, ये डिटेल्स में जाने पर ही समझ आएगा, दूर से समझ नहीं आएगा। वैसे डिटेल्स के नाम पर आप ज्यादा घबराएं नहीं। टीवी और अखबारों के रंग बिरंगे ग्राफिक जैसी डिटेल की बात नहीं कर रहे हम। बजट हुआ तो क्या हुआ, हम उतने ही सरल ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। तो बहुत हुई भूमिका, अब डिटेल्स में उतरने की बारी है। लेकिन उससे पहले हम सरकार की किसी भी नीति को समझने के लिए जो जरूरी नजरिया है, वो आपके सामने रख दें एक उदाहरण से। गौर फरमाइए। मान लीजिए एक परिवार की वार्षिक आय 10,000 रुपए है और परिवार के मुखिया के पास खर्च करने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला, घर की मान लीजिए पुताई करवानी है, और मुखिया के मन में एक और विचार आ रहा है, पुताई उतनी जरूरी नहीं, बिना पुते घर में काम चल सकता है, पर पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए कि उससे और कमाई आए, और ये रिटर्न भविष्य में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई पर खर्च आएगा। ये दूसरा विचार। माने एक तात्कालिक जरूरत और एक फ्यूचर की जरूरत। इस उदाहरण से आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। अब मान लो कि इसी परिवार के पास इतनी ही इनकम है और जिस बच्चे को ये पढ़ाना चाहते हैं वो अभी बीमार है, उसके इलाज के लिए 10,000 रुपए चाहिए। तो स्वाभाविक है कि परिवार का मुखिया पहले इलाज पर खर्चा करेगा, फ्यूचर प्लानिंग बाद में होगी। तात्पर्य ये, कुछ हमारी तात्कालिक जरूरतें होती हैं, कुछ दीर्घकालीन। रणनीति की भाषा में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक नीड्स कहा जाता है। दोनों अहम हैं, जरूरी हैं, पर कौन सी जरूरत किस अनुपात में अहम है, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से तय होने वाली चीज है, और इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। इसलिए जब हम बजट को समझेंगे तो ये भी समझेंगे कि किस सेक्टर को सरकार ने कितना दिया और कितने की जरूरत थी विद्वानों के मुताबिक। किस सेक्टर में इस साल जरूरत है, किस सेक्टर में 10 साल बाद की जरूरत है, और उसके हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस नजरिए से अगर हम बजट में सरकार की कमियों और खूबियों को समझेंगे तो बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अब आप कह सकते हैं, ठहर भी जाओ, कितनी लंबी बात मुख्य मुद्दे पर आने से पहले। दरअसल बजट हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ी जटिल चीज़ होती है। वो स्लैब से बने होते हैं, क्या महंगा क्या सस्ता, इनकम टैक्स में क्या नया रिबेट, पर बात उससे आगे की है, इसलिए ये भूमिका। अब सबसे पहले बात टैक्स की ही कर लेते हैं।
जब टैक्स शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में इनकम टैक्स की बात आती है, पर ऐसा है नहीं। इस देश का हर आदमी टैक्स देता है, भले ही वो इनकम टैक्स देता हो या ना देता हो। एक दिन के नवजात बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक सब पर ये टैक्स आयद होता है। अगर कोई भी इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है तो टैक्स देता है, बस हमको मालूम नहीं चलता कि कैसे और कितना टैक्स वसूल रही है सरकार। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट जो सीधे कमाई से कटता है जैसे इनकम टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो वस्तुओं और सेवाओं को लेने पर दिया जाता है और जो इस देश का हर आदमी देता है। आपने एक टॉफी खरीदी, आपने सरकार को टैक्स दिया। तो इन टैक्सेस को लेकर बजट में वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किए? बजट पर डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोगों का खासा ध्यान है। आज भी था, 1 घंटे का भाषण पूरा हो चुका था और वित्त मंत्री ने ठीक दोपहर के 12:05 पर भाषण का पार्ट बी पढ़ना शुरू किया। यहां से प्रत्यक्ष कर यानी आपसे लिए जाने वाले टैक्स की बात शुरू हुई। आपसे यानी उनसे जो इनकम पर टैक्स देते हैं। वित्त मंत्री हमारे और आपके जैसे जो नौकरी पेशा मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें धन्यवाद कहती हैं हमने अपनी गाढ़ी कमाई को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से डायरेक्ट टैक्स के जरिए दिया, सरकार के हाथ मजबूत किए। इसके बाद घटी आमदनी, महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहे मिडिल क्लास को महाभारत का एक श्लोक सुनाती हैं वित्त मंत्री। ये महाभारत का श्लोक सुन लीजिए, 1 घंटे के इंतजार के बाद आया है। The Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get the enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. निर्मला जी जो अंग्रेजी में कह रही हैं वो असल में क्या है? दापयित्वा करम धर्म्यम राष्ट्रम नित्यम यथा विधि अशेषान कल्प येद्रा जायोग क्षेमा नदंद्रित्रा। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 72 का श्लोक 11। वित्त मंत्री ने इसी श्लोक का अंग्रेजी में मतलब समझाया जो आपने सुना। हिंदी में भी समझ लीजिए। अर्थ ये कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। यहीं से साफ हो गया, राजा यानी सरकार की टैक्स में छूट देने की कोई मंशा नहीं है और ना ही मिलेगी। यानी जैसा पहले था वैसा ही चलता रहेगा, और पहले भी और अब भी। अगर 2.5 लाख की कमाई तक कोई टैक्स है, अगर 2.5 लाख तक की कमाई है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख तो 5%, 5 से 7.5 लाख की कमाई है तो 20% टैक्स, 7.5 से 10 लाख के बीच कमाते हैं तो भी 20%, और इसके ऊपर कमाते हैं तो 30% टैक्स। इसके अलावा सेस भी देना होता है। आप जानते हैं अब 2 तरह की न्यू और ओल्ड रिजीम की टैक्स व्यवस्थाएं हैं। नई व्यवस्था सरकार ने 2020 में लागू की, जिसमें सरकार के तय मानक पर फिक्स टैक्स दिया जाता है। सेविंग्स नहीं दिखा सकते। पुरानी वाली सेविंग दिखाकर कुछ पैसे बचा सकते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से व्यवस्था का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि इस पर बोलते हुए बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा, आप गौर करिए, हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है। तो मिडिल क्लास इसी पर संतोष करे, ये सरकार का संदेश है। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। अब बात कोविड महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर की। मुंबई में एक थिंक टैंक है, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, प्राइस कहते हैं इसे शॉर्ट में। इसने पिछले दिनों एक सर्वे किया। इस सर्वे से जानकारी मिली कि 1992 में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद आम लोगों की आमदनी लगातार बढ़ रही थी, पर यह पिछले 5 साल में घटी है। सर्वे के मुताबिक 20% लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की आय 32% कम हुई।
इसके बाद आने वाले 20% मिडिल इनकम परिवार की आय भी 5 साल में 9% घटी। लेकिन घटी आमदनी के बावजूद टैक्स पेयर्स को राहत नहीं मिली और महंगाई इस दौर में खूब बढ़ी। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामान तक महंगे हुए, पर इसे दरकिनार कर दिया गया। एक उम्मीद थी कि सेविंग के लिए 80C, 80CCC, 80CCD वगैरह का दायरा शायद बढ़ जाए, पर वहां भी रियायत नहीं मिली। मेडिक्लेम में भी कोई छूट नहीं दी गई। तो ये इनकम टैक्स का हाल है। इनडायरेक्ट टैक्स में और क्या बदलाव हुए, हमने पूछा विद्वानों से। देखिए, जीएसटी के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है जी। तो जो अभी चल रहा है ना, ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, ये सही वे नहीं है। हुआ क्या है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट जो आप इंपोर्ट करते हैं, जिससे आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे, चाहे वो जूता चप्पल हो गया, जो भी आप प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल कंपोनेंट के ऊपर उन्हें बेसिक कस्टम ड्यूटी को या तो कम कर दिया है या एग्जेम्प्ट कर दिया है जी। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगी, यानी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप पहले देते थे, अब या वो कम हो गई या नहीं लगेगी। तो उतना जो फायदा मिलेगा वो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, वो फायदा आपको मिलेगा। पर क्या वो आपको आज से ही मिलने लगेगा? आज के बाद 1 फरवरी 2022 के बाद जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी की जो रिडक्शन है या एग्जेम्पशन है, वो बेनिफिट आपको मिलेगी। यानी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, लोअर रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी देंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और जब बिकेगा, जीएसटी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जितनी कम हुई या रिड्यूस हुई, उसकी बेनिफिट आपको कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग में मिलेगी। तो क्या टैक्स देने वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनकम टैक्स देने वाले, उनको कुछ भी नहीं मिला? एक रियायत मिली कि पिछले 2 साल में अगर टैक्स रिटर्न में कुछ छूट गया है तो आप ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर जिसकी खूब चर्चा हो रही है, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का फैसला। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आज ये समझाने नहीं बैठेंगे। ये मानकर चल रहे हैं कि आप इसके बारे में जानते होंगे। कभी नहीं जानते हो तो आपको एक टिप्स दे देता हूं। लल्लन टॉप ने विस्तार से एक सीरीज की है, एक नया पैसा। उस सीरीज के सब एपिसोड्स का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। आसान से आसान भाषा में उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश की गई है इसके बारे में। तो फिर आज मुद्दे की बात क्या है, आज जानिए कि सरकार ने इस पर क्या कहा जो सब क्रिप्टो करेंसी रखने वालों के दिल में हिचकोले पैदा कर गया। बजट में वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेशन के दायरे में ले रही है। प्रस्ताव कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। यह अब तक का सबसे बड़ा टैक्स है। क्रिप्टो को लेकर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो ये टैक्स देना पड़ेगा, घाटे पर भी, फायदे पर भी। इसके अलावा बतौर गिफ्ट कोई वर्चुअल एसेट देने पर भी टैक्स का प्रस्ताव दिया गया है। बजट का ये प्रपोजल क्रिप्टो मार्केट पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। इसके और क्या मायने हैं, ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में आर्थिक मामलों पर लिखने वाले MG अरुण से। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बढ़िया चीज किया है क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के लिए। एक्चुअली कई महीनों से ये सेक्टर में क्या हुआ है, ये बहुत अनसर्टेनिटी था। जब हम लोग बात किया था तभी एकदम अनसर्टेनिटी था, पता नहीं है वो कैसा क्या पॉलिसी रेगुलेशंस वो लेके आएगा सरकार ने। तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल पार्लियामेंट में वो होने वाले था, तो बहुत सारे असम्पशंस था। वो कई लोग बोला है क्रिप्टो करेंसीज पूरा बैन करने का कोशिश करेगा सरकार ने। कई बोला है एक एसेट क्लास बना के उसको अप्रूवल देगा, एक एसेट क्लास जैसे हमको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली और आरबीआई ने भी बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज का ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस होना चाहिए, क्योंकि उसका क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, इसलिए सरकार को कॉशन किया है आरबीआई ने। लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा ये अनाउंसमेंट बजट में किया है, इसका मतलब है कि
कम से कम क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने अभी एक्सेप्ट किया है, तो अभी एक थोड़ा लीगलाइज किया है। आपको ये टैक्स करेगा, आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। जो आप लोग कुछ भी वर्चुअल एसेट्स में ट्रेडिंग करते हैं, वर्चुअल एसेट्स मतलब ये क्रिप्टो करेंसी एसेट्स हो सकते हैं और नॉन फंजिबल टोकन्स हो सकते हैं, उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा है 1% TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर ये एसेट ट्रांसफर करते हैं तो आपको देना पड़ेगा, और किसी को आपने गिफ्ट करेगा तो इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, जो आदमी को ये दे रहे आप, वो आदमी को टैक्स भरना पड़ेगा। तो एक चीज से अच्छा है कि इसमें कि कम से कम करेंसी को लीगलाइज किया है, एक्सेप्ट किया है इंडिया ने, और आगे हम देखेंगे बिल में क्या आएगा, और शायद वो बैन करने का कोशिश अभी तो गवर्नमेंट फिलहाल नहीं करेगा। अब इस फैसले को क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोग कैसे देख रहे हैं, ये भी जानिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हम काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं इस न्यूज को। राइट फ्रॉम 2017-2018 जब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए कहा गया था, और उसके बाद वो बैन की अपलिफ्टमेंट हुई, और कुछ महीनों पहले ही एक मिस इंटरप्रिटेशन हुई थी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट बैन करेगी, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कहा गया था कि सारी क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी। आज के इस स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये जो सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज है, ये ब्लॉकचेन पे बनती है, और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और इसमें इन्वेस्टेड रहना मुझे ऐसे लगता है कि आम आदमी के लिए काफी जरूरी है, जिसको टैक्स ब्रैकेट के अंडर लाया गया है। तो इससे आम निवेशक का जो कॉन्फिडेंस होगा वो और बढ़ेगा, और इससे क्लियर ये हो जाता है कि ये आगे जाके बैन नहीं होगा, ये आगे जाके रेगुलेट ही होगा। तो ये मैं कहता हूँ कि ये काफी पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट करने की तरफ क्रिप्टो करेंसी को, और हम इसको बिल्कुल इससे हम वेलकम करते हैं, और ये काफी खुशी का दिन है वैसे हम सभी के लिए। तो ये था पूरा क्रिप्टो का मामला। इस पर किसी ने सोशल मीडिया पर दिलचस्प टिप्पणी की। सबसे ज़्यादा बवाल जिस चीज़ पर है उसमें हिंदुस्तान की आबादी के कितने ही फीसदी लोगों ने निवेश किया, पर जिन्होंने किया वो माइटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका जलवा है, उनको नई नई तकनीक में निवेश का शऊर है, इसलिए उन पर ज़्यादा बात हो रही है। पर ये आपका ललन टॉप है, सब चीज़ों पर बात होगी। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, रोजगार के मुद्दे पर आते हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां, मेक इन इंडिया के तहत कोशिश है 60 लाख नए रोजगार के सृजन की। पिछले ही हफ्ते ये सुनने के बाद हमें एक चीज याद आई, CMIE की, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस संस्था ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए थे। बताया था देश में अभी कुल 3 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, और पिछले 4 साल में 1.25 करोड़ बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। बेरोजगारों की संख्या और सरकार की तरफ से रोजगार सृजन के ऐलान, ये दोनों को आमने सामने रखिए, आपको फर्क दिखेगा, जो बताता है कि सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए अभी कितने कदम उठाने की जरूरत है। अब किसानों की बात करते हैं। किसान सम्मान निधि और MSP बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला जरूर किया, साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने वाली केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की बात कही गई। ये भी बताया गया कि इस परियोजना के लिए पहले कितना खर्च हुआ और आगे कितना खर्च होगा। ये भी कि इससे 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि ज़मीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि भविष्य में राज्यों की सहमति से किन नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसमें अहम बात है किन राज्यों की, जो राज्य हैं जहाँ से वो नदियाँ गुजर रही हैं उनकी सहमति ज़रूरी है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस साल को मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया। मोटे अनाज में क्या आता है? अच्छा अनाज, हमें बहुत पसंद है। ज्वार, बाजरा, रागी और जौ जैसे अनाज इसमें शामिल हैं। इन अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। खेती में ड्रोन की मदद पर भी जोर दिया गया। कहा गया केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा।
खासतौर पर गंगा नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर के दायरे में, एक किस्म का पायलट प्रोजेक्ट। लोगों ने कहा नई बात क्या है, इतना जोर तो बजट में सरकार हर साल देती है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं। सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, कहा कि इसके जरिए देश के युवाओं को घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। अगर हम सही समझ पा रहे हैं तो ये प्रस्ताव ऐसा है कि जैसे DU और JNU में जो पढ़ाई होती है वैसी एक यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाई की जाएगी, जिसके लिए युवाओं को बड़े शहरों में आकर नहीं रहना पड़ेगा। सुनने में विचार अच्छा लग रहा है। देश में बहुत सारे बच्चे हैं दूर दराज के इलाकों के जो बड़े शहरों में नहीं आ सकते, यहाँ रहने का खर्च, यहाँ पढ़ने का खर्च नहीं उठा सकते। उस लिहाज से ये अच्छा फैसला साबित हो सकता है, पर यह देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इसके अलावा बजट में एक शब्द आया, ग्रीन बॉन्ड। सबका ध्यान गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। ये क्या होते हैं? जैसे शेयर मार्केट में हम पैसे देकर शेयर खरीदते हैं, वैसी सरकार से कोई भी बॉन्ड खरीद सकता है। यहाँ से जुटा पैसा सरकार पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए इस्तेमाल करेगी। वित्त मंत्री का कहना था इससे देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। बेसिकली ये फंड जुटाने का एक तरीका है और लोग भी गवर्नमेंट बॉन्ड को पसंद करते हैं। अब बात रेलवे की करते हैं। कभी जलवा होता था, अलग से बजट आता था। वित्त मंत्री ने रेलवे की बात करते हुए 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। अब ये नई ट्रेन से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा वंदे भारत से। जोर इस बात पर है कि नए चलन की, नई बनावट की ट्रेनें इस्तेमाल में लाई जाएं। रेलवे में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के जरिए रोजगार बढ़ाने की बात भी कही गई। रेलवे रोजगार के नाम पर खूब प्रदर्शन होते हैं, लाठी खाते हैं नौजवान, उन सब के संदर्भ में ये ऐलान है। बजट में भी घोषणा के मुताबिक अगले 3 साल में 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण में भी नए तरीके और तकनीक को शामिल किया जाएगा। यानी पॉलिसी लेवल पे बहुत सारी बातें। इस संदर्भ में यह भी जान लीजिए कि सरकार ने कस्टम ड्यूटी और दूसरे करों में कंपनियों को छूट देकर उनकी लागत घटाने का काम किया और भरोसा दिलाया कि इससे भी नए रोजगार पैदा होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाने से कुछ चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। मसलन विदेश से आने वाला हीरा, कपड़े, खाद, चमड़ा, मोबाइल फोन के चार्जर जैसी चीजें, इन पर कस्टम ड्यूटी घटने से कंपनियों की आयात लागत घटेगी और इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा बजट में हमसे और आपसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस मोबाइल पर आप अभी ललन टॉप शो देख रहे हैं, उसकी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार इस साल 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की जाएगी। यानी इस साल सरकार की झोली में झुआ भर पैसा आएगा। अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये देखने की बात है। वैसे इंटरनेट की बात चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तो ये भी जान लीजिए कि गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना है। सस्ते ब्रॉडबैंड को पहुंचाने के लिए अलग से भी फंड जारी किया जाएगा। आखिर में बजट से एक झटके वाली बात, सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी को कम कर दिया है। तो क्या फर्क आया है पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी में? पहले यह सब्सिडी 14,073 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस बार यानी 2022-23 के बजट में से घटाकर 5,813 करोड़ कर दिया गया है। अब इसमें झटका क्यों है? झटका इसलिए क्योंकि ये सब्सिडी गैस सिलेंडर पर मिलती है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, $90 प्रति बैरल के पार चल रही हैं, उससे होगा ये कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। लोग चुटकी ले रहे हैं, चुनाव है तो अभी नहीं बढ़ रहे, लेकिन 10 मार्च के बाद जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब चूंकि सब्सिडी कम हो चुकी है तो सब कुछ लोगों के ऊपर आएगा, एक बड़ा अमाउंट। वैसे जिनकी दिलचस्पी हो उनको बता दें, पेट्रोलियम सब्सिडी नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कम कर रही है। 2020-21 के वित्त वर्ष में 38,455 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च किए गए थे। अब ये घटकर 5,813 करोड़ रह गया है और इसी के चलते कई लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं और आगे भी इनके बढ़ने की पूरी आशंका है। तो ये तो बड़े ऐलान थे। इस बजट के बारे में कई विद्वान कह रहे हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, यानी देश की विकास दर बढ़ाने वाला। आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि अभी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है। कल आर्थिक सर्वे में भी यही बात कही गई थी कि डिमांड पर जोर रखिए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग उसको खूब खर्च करें ताकि बाजार में उफान आए। तो ये कुल जमा है कैसा? हमने कई एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट and capital expenditure will result in a multiplier effect. We now need to get into a space where we can get sustainable high rate of growth. So one would like to compliment the finance minister
for this budget. There are still many things we need to look at the fine prints as to the outlay on health sector, outlay on education, outlay on Manrega, which we shall do in due course. But the headlines are that this should augur well for the country and well for the business. विद्वानों को सुना, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। सत्ता पक्ष को सुन लिया, विपक्ष की बात। कांग्रेस ने कहा मनरेगा का जिक्र नहीं, कॉरपोरेट को फायदा देने का आरोप भी लगाया और भी कई कमियां बताई। सुनिए विपक्षी पार्टियों के और नेताओं को। इस साल का बजट है 2022 का, ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी, फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग बजट। मेरे ख्याल में इस बजट में कुछ नहीं मिला आम आदमी को, कुछ नहीं मिला जनता को, और हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लग रहा है कि अच्छे दिन का जो मिराज है वो तो 25 साल और दूर हो गया है, क्योंकि अभी तो इंडिया एट 100 के बारे में बोल रहे हैं। जो अच्छे दिन ले आने थे 2024, अब तो हमें 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा, हमें अच्छे दिन देंगे। इस बजट का मतलब जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। तो ये था इस बरस का बजट। हमने अपने हिस्से की बात विद्वानों के हवाले से कही, अब आपकी बारी है। बजट पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। आप लोगों की सोच का जायजा हमने सोशल मीडिया ऐप कू पर भी लिया। सवाल पूछा, इस बार का बजट आपको कैसा लगा? 35% ने कहा अच्छा, 31% ने कहा बहुत अच्छा, और खराब कहने वाले 21%। बहुत खराब कहने वाले भी थे 13%। वैसे आपको बताते चले कि इस पोल में सैंपल साइज बहुत छोटा है। 52 वोट ही आए थे इस शो को रिकॉर्ड करते समय। तो ये साइज छोटा ना रहे, इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दें। अगर आप ऊपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें। आपने बजट की बात सुनी, पोल सुना। शो खत्म करने से पहले एक माफी भी सुन लीजिए। कल के शो में इकोनॉमिक सर्वे पर बात करते हुए हमने आपसे कहा था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद खाली है। वाक्य होना चाहिए था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद खाली था सर्वे तैयार करते समय। लेकिन 31 जनवरी 2022 को जब यह सर्वे पेश हुआ तब यह पद खाली नहीं था। अनंत नागेश्वरन इस पद पर बिठाए जा चुके थे। उनकी नियुक्ति शुक्रवार के रोज यानी 28 जनवरी के रोज हो गई थी। इस काल की गलती के लिए, वाक्य की गलती के लिए, है और था की गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। कई दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में इसकी तरफ ध्यान भी दिलाया। ऐसे ही निगहबानी बनाए रखिए, देखते रहिए ललन टॉप शो। शुक्रिया।